हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें घटती रहती हैं और हम बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ों को देखते भी हैं जिन पर हमें यकीन ही नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये चीज़ हो कैसे सकती है। और ऐसे ही कुछ रहस्यमय सवाल खड़े होते हैं हेलिस कॉमेट के बारे में। आपने कभी ना कभी हेलिस कॉमेट के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि पीरियोडिक कॉमेट्स में से सबसे ज़्यादा फेमस कॉमेट है हेलिस कॉमेट, जो कि हर 75 साल में एक बार आता है। और आज मैं आपको इसी कॉमेट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल साइंस को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हेलिस कॉमेट 75 से 76 सालों में एक बार आता है और यूं तो हम इस कॉमेट को बिना किसी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते, लेकिन जब ये कॉमेट हर 75 से 76 सालों में एक बार धरती के करीब आता है तब हम इस कॉमेट को बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। और ये हेलिस कॉमेट आज से ही नहीं बल्कि एंशिएंट समय से हमारी धरती के करीब आता है और फिर 75 से 76 सालों के लिए हमारी धरती से दूर चला जाता है। हमारे इंसानी इतिहास में बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में इस कॉमेट का जिक्र मिलता है। और इस कॉमेट के बारे में जब 1705 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तब उन्हें पता चला कि ये कॉमेट एक टाइम पीरियड के बाद वापस आता है। वैसे ये बात तो हमारे एंशिएंट समय से ही बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि आखिर इसका टाइम गैप कितना होता है। तो एडमंड हेली ने इसे प्रूफ किया और ये पता चला कि ये हर 75 से 76 सालों में एक बार धरती के करीब आता है और वापस से अपना रोटेशन पूरा करने के लिए धरती से दूर चला जाता है। अब सिर्फ हेलिस कॉमेट एक ऐसा कॉमेट नहीं है जो कि एक पीरियोडिक कॉमेट माना जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स हैं जो कि पीरियोडिक कॉमेट माने जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हेलिस कॉमेट है ये सूरज के चारों तरफ धरती और बाकी ग्रहों की तरह ही चक्कर काटता है और इसी रोटेशन के दौरान ये कभी कभी धरती के पास आ जाता है और फिर 75 से 76 सालों के लिए दूर चला जाता है। तो अब आपको इस कॉमेट के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज तो मिल चुकी होगी, तो अब हम इसके कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो हेलिस कॉमेट है इसका डायमीटर है 11 किलोमीटर्स का और इसका जो मास है वो है 2.2 इंटू 10⁻14 किलोग्राम्स। और हमारी धरती अपना एक चक्कर पूरा करने में जैसे 24 घंटे लेती है, वैसे ही ये कॉमेट अपना एक चक्कर पूरा करने में 7 दिन 4 घंटे का समय लेती है। मतलब कि इतने समय में हमारी धरती में 7 दिन 4 घंटे बीत जाएंगे। इट्स अमेजिंग। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये रिजल्ट दरअसल ग्राउंड ऑब्जर्वेशन की है, जो कि पृथ्वी से ही टेलीस्कोप के द्वारा इसका एक अनुमानित टाइम डिसाइड किया गया था। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट के इमेजेस और जेट एंड शेल के ऑब्जर्वेशन के द्वारा इस कॉमेट को स्टडी किया गया, तब ये पता चला कि यह कॉमेट अपना एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 92 घंटे का समय लेती है, सिर्फ 52 आवर्स। और साइंटिस्टों के मुताबिक हेलिस कॉमेट का रोटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कॉमेट का सिर्फ 25% सरफेस इमेज ही हम कैप्चर कर पाए हैं। क्योंकि फ्लाई बाय मिशंस के दौरान इमेजेस कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हम सिर्फ हेलिस कॉमेट का 25% सरफेस इमेज ही कैप्चर कर पाए हैं। 2 जुलाई 1985 को ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट इस कॉमेट की तरफ लॉन्च किया, जिसका नाम था गियोटो। ये नाम इटली के एक मशहूर पेंटर गियोटो दी बोंडोने के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने 1301 में हेलिस कॉमेट को देखा था। और उन्होंने उस कॉमेट से इंस्पायर होके अपनी पेंटिंग एडोरेशन ऑफ द मैगी इन द स्क्रोवेग्नी चैपल में इस कॉमेट को स्टार ऑफ बेथलेहम के नाम से डिपिक्ट किया था। तो अब आते हैं अपनी मिशन पे वापस। तो 13 मार्च 1986 को हमारा स्पेसक्राफ्ट हेलिस कॉमेट तक जाके पहुंचा था और हमारा स्पेसक्राफ्ट यानी कि गियोटो ने हेलिस कॉमेट की बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। और उन तस्वीरों में हमें कई सारी लकीरें, पहाड़ और कई क्रेटर्स भी देखने को मिले थे। और इस फ्लाई बाय मिशन के दौरान गियोटो 14 मार्च 1986 को हेलिस कॉमेट के सबसे करीब पहुंचा था और तब इसकी दूरी थी 596 किलोमीटर्स की, यानी कि करीब 600 किलोमीटर की दूरी थी। तो अब ये जो हेलिस कॉमेट है ये मेनली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी आइसेस के द्वारा बना है और इन्हीं की रिएक्शंस की वजह से ये चीज़ पैदा होती है। अब ये जो चीज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इसे कहते हैं कोमा, और ये तभी पैदा होती है जब इन केमिकल्स के बीच में रिएक्शन पैदा होती है। आप जो आसमान में शूटिंग स्टार देखते हो जिनसे आप विश मांगते हो, वो दरअसल इन्हीं के द्वारा आप देख पाते हो। दरअसल जब कोई कॉमेट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब फ्रिक्शन की वजह से ये कोमा विजिबल होता है और तभी हम एक कॉमेट को देख पाते हैं। और ये जो कोमा है ये करीब 1 लाख किलोमीटर तक लंबा होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तब वो स्पेस में फ्रिक्शन पैदा करती है और इस फ्रिक्शन का रीजन है उसकी स्पीड। और ये सेम नियम कॉमेट्स पर भी अप्लाई होते हैं। जब कॉमेट्स अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से स्पेस में फ्रिक्शन पैदा होती है
और उस फ्रिक्शन की वजह से कॉमेट में जो आइस होती है वो डस्ट के रूप में कॉमेट से अलग हो जाती है और कॉमेट की स्पीड की वजह से ये एक लाइन की तरह दिखती है और इसी को हम कोमा कहते हैं। और ये कोमा दिखने में कॉमेट की टेल जैसी लगती है। तो जब सन रेज कॉमेट की टेल के ऊपर पड़ती है तब वो रेज एक अलग वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस चीज को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। और ये डस्ट पार्टिकल्स जब सन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं तभी हमें उस कोमा को देख पाते हैं, वरना हम इस कोमा को नहीं देख पाते। तो ये जो कोमा है, इस कोमा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आयोनाइज्ड होते हैं। आपको तो ये पता ही है कि हमारे धरती के पास अपना एक ओजोन लेयर है जो कि हम सभी को सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। लेकिन हमारा जो हेलिस कॉमेट है उसमें ऐसा कोई भी लेयर नहीं है और ना ही उसके कोमा में है। और इसी वजह से जब कोमा में मौजूद आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स पर यूवी रेस और सोलर विंड का प्रेशर पड़ता है तब इनमें मौजूद आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को ये बाहर की तरफ धकेलने लगते हैं। और इसी वजह से जिस कोमा का लेंथ पहले 1 लाख किलोमीटर का था वो बाद में 10 करोड़ किलोमीटर लंबा बन जाता है। और ये दूरी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी लेकिन स्पेस के नज़रिए में ये बहुत ही कम है। तो हेलिस कॉमेट के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि हम इस कॉमेट को फिर कब देख पाएंगे। तो इसका जवाब है 2061 में। जी हाँ, आज से 40 साल बाद हम इस कॉमेट को फिर से देख पाएंगे। और अगर आप तब तक हमारे फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।